जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857। 1857 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन का आखिरी पार्ट हम देखने वाले हैं, पार्ट 5। पहले 4 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में पढ़ लिया था और जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या क्या है ना एटीट्यूड था अलग अलग जो है समाज के तरफ, तो उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। राइट बच्चों, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली एक तो हम लेबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेबर लॉज, मजदूरी जो कानून लाए गए थे उनके बारे में जानेंगे, अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे और साथ में जो बर्मा है उसके बारे में जानेंगे कि अफगानिस्तान और बर्मा वाले जो एरिया हैं वहां पर ब्रिटिशर ने कैसे कैसे कब्जा किया और वहां की क्या क्या स्टोरी थी। ठीक है बच्चों, चलिए इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। जल्दी से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। राइट, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो जल्दी से इनको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों लेबर लॉज की। देखिए लेबर लॉज, लेबर का मतलब क्या हो गया, मजदूर। राइट, लॉ का मतलब क्या हो गया, कानून। मजदूरों के लिए कानून लाए गए थे। ठीक है, अब क्या कानून लाए गए थे उसको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, औद्योगिक क्रांति आई थी, तो यूरोप के साथ साथ भारत के अंदर भी जो फैक्ट्रियां थी ना वो बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउड हो चुकी थी, यानी कि दबा के यहां पर मजदूरों की भर्ती की गई और यहां पर जो वर्किंग कंडीशंस थी, जो काम करने की जो स्थिति थी वो बहुत ही निंदनीय थी। यानी कि अच्छे से यहां पर मजदूर जो है यहां पे मजदूरी नहीं कर सकते थे, बहुत ही ज्यादा यहां पर मजदूरों को भर्ती कर लिया गया, जिसकी वजह से जो कंडीशंस थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। ये बात यूरोप के अंदर भी चल रही थी और यह बात इंडिया के अंदर भी थी। राइट, इंडिया के अंदर भी जो फैक्ट्रियों के हालात थे वो क्या थे, पैथेटिक थे, बहुत ही ज्यादा दयनीय थे। राइट बच्चों, और सिर्फ फैक्ट्रियों क्यों, जो बागान थे वहां पर भी, जो बागान थे ना वहां पर भी क्या थी, मजदूरों की जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब भैया इंडियन जो वर्कर्स थे, भारतीय जो मजदूर थे, ठीक है, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात क्या थी कि भैया उनको एक दिन में 16 से 17 घंटे काम करना पड़ता था, 16 से 17 घंटे। दूसरा, जो फैक्ट्रीज थी वो क्राउडेड थी। राइट, बहुत ज्यादा क्राउडेड थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर अनहाइजेनिक था, यानी कि वहां पर साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, दम घुटता था मजदूरों को अंदर, सांस लेने की भी फुर्सत, मतलब सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, इतनी ज्यादा ओवर क्राउडेड थी वो फैक्ट्रियां। राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महिलाएं और जो बच्चे थे उनको भी 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था पर दिन, प्रतिदिन, पर डे 14 से 15 घंटे उनको काम करना पड़ता था। आप जस्ट इमेजिन करो आंखें बंद करके कि उस टाइम पे क्या हालात हुए होंगे। देखिए हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो उसको आंखें बंद करके समझो कि भाई वो ऐसे सीन दिमाग में ले गया हो कि हाँ भी वैसा हो रहा होगा उस टाइम पे। राइट, इवन महिलाएं और जो बच्चे थे वो ना मर्दों के समान ही काम करते थे लगभग। मर्द 16-17 घंटे काम कर रहे हैं और महिलाएं और बच्चे 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन मर्दों के मुकाबले महिलाओं और बच्चों को जो मजदूरी थी वो कम मिलती थी। ये भी एक समस्या थी कि काम बराबर कर रहे हैं पर मजदूरी क्या मिल रही है, मजदूरी कम मिल रही है ना। उसके बाद भाई जेंडर के हिसाब से, जेंडर मतलब विलिंग कि वो मेल है या फीमेल है, एज के हिसाब से इनके जो पे स्केल थे वो अलग अलग थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सबको बराबर की तनख्वाह मिल रही है, जैसा जिसका लिंग, जैसा जिसकी एज, उसी हिसाब से उनको क्या मिलती थी, उसी हिसाब से उनको जो है सैलरी मिलती थी, वेजेस, मजदूरी मिलती थी। दूसरा, हफ्ते में कोई भी छुट्टी नहीं होती थी। जैसे आज के टाइम में क्या है, संडे आता है, संडे को आप इंजॉय करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोई भी वीकली ऑफ नहीं होता था, आपको सातों के सातों दिन जैसे मशीन काम करती है ये लोग वैसे ही काम करते रहते थे। ठीक है, अच्छा किसी मजदूर को फैक्ट्री के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है या फिर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था, कोई भी मुआवजा नहीं मिलता था मजदूरों को। राइट, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद जो कह सकते हो, जहां ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर भारी भरकम मशीनें हैं, ठीक है, जहां पर जान माल का नुकसान हो सकता है, वहां पर कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए, है ना। ऐसे ऐसी फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं ना, तो ऐसे कोई भी सुरक्षा उपकरण मजदूरों को नहीं दिए गए थे। यही सब कारण थे कि जिसकी वजह से क्या लाया गया था, जिसकी वजह से लाया गया था फैक्ट्री एक्ट। क्या लाया गया था, फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और ये कब लाया गया था, 1881 में। कब लाया गया था, तो 1881 में। इसके बाद एक और आएगा 1891 वाला, पर पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है,
ठीक है, जो फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया था उसके क्या क्या उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि मेनली इनका इस अधिनियम का मेन मकसद ये था कि जो चाइल्ड वर्कर्स है ना, जो चाइल्ड वर्कर्स हैं, जो बच्चे जो मजदूर हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी जो कंडीशंस हैं उनको इंप्रूव किया जा सके। राइट, बच्चे तो बच्चे जो थे 7 साल से 12 साल की उम्र के, 7 साल से 12 साल की उम्र के जो बच्चे थे वो अब 9 घंटे प्रतिदिन ही काम करेंगे। कितने घंटे? 9 घंटे प्रतिदिन ही काम करेंगे। दूसरा, बच्चों को यह कह दिया गया कि आप महीने में 4 छुट्टी ले सकते हो। महीने में क्या ले सकते हो? 4 छुट्टी आप ले सकते हो। अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, उसको कोई भी फैक्ट्री में नहीं रखेगा भैया। अगर आपको फैक्ट्री में लगना है तो कम से कम उम्र कितनी चाहिए? 7 साल। आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में भारत में कितनी उम्र है? 14 साल। आज की डेट में 14 साल, लेकिन उस टाइम कितनी थी? तो 7 साल रखी गई थी। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि भाई किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर कोई खतरनाक मशीनें हैं, डेंजरस मशीन्स हैं, तो उनकी फेंसिंग करो। मतलब मान लो ये मशीन है तो इसके बाहर फेंसिंग करो, कोई तारबंदी टाइप करो, ताकि भैया जब इसका जरूरत हो, ठीक है, इसका कोई एक्सपर्ट बंदा हो वही इसको चलाए, बाकी सारे बंदे इससे क्या रहे? इस मशीन से दूर रहे। राइट, तो जो खतरनाक मशीनें हैं उनकी क्या करने को कहा गया? फेंसिंग करने को कहा गया। राइट, उसके बाद और क्या था? ये बेसिकली कानून वहीं पे लागू हुआ, ये जो 1881 का जो अधिनियम है फैक्ट्री एक्ट, ये वहां पर लागू हुआ ऐसी फैक्ट्री जहां पर 100 से अधिक बंदे हों, जहां पर 100 से अधिक बंदे हों और जहां पर मैकेनिकल पावर्स का इस्तेमाल होता हो। ठीक है, जहां पर मशीनें वगैरह यूज होती है ना, वहीं पर ये इस कानून को क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? 1891 में थोड़ा बहुत और बदलाव किया गया फैक्ट्री एक्ट के अंदर। ठीक है, 1891 1891 में थोड़ा बहुत और बदलाव किया गया और भारत सरकार ने 1891 में जो है नया जो है कह सकते हो फैक्ट्री अधिनियम लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फैक्ट्री अधिनियम 1891 के बारे में। आपको ये बता दूं 1885 में ना, 1885 85 कह रहा हूं, 1875 1875 में क्या हुआ था? एक कमीशन को अपॉइंट किया गया था, एक कमीशन बनाया गया था। ठीक है, जिसका काम था कि भैया फैक्ट्रियों में जाके देखो कि वर्कर्स की कंडीशन क्या है। ठीक है, जो मजदूर हैं उनके क्या हालात हैं, वो सही ढंग से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, और जब ये खासकर ये बेसिकली इंडियन फैक्ट्रीज की बात थी, तब एक बंदा था, बंदा का नाम था लंकाशायर। लंकाशायर ने क्या किया था? लंकाशायर ने अपनी जब रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें यह कहा कि भैया फैक्ट्रीज में ठीक है, हाँ कंडीशंस तो खराब हैं, तभी तो 1875 के बाद 1881 में क्या लाया गया था? 1881 में लाया गया था फैक्ट्री एक्ट। लेकिन इसने अपनी एक रिपोर्ट ये भी कह दी थी कि भैया इंडिया के अंदर जो फैक्ट्रीज है ना, थोड़े टाइम बाद देखना उन फैक्ट्रीज का जितना भी जो माल है, जितना भी जो सामान है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में फैल जाएगा भैया, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि भैया भारत के अंदर लेबर बहुत सस्ती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोप में भी फैक्ट्रियां लगी हैं, भारत में भी फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन यूरोप के अंदर जो लेबर थी वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी अगर हम कंपैरिजन करें भारत की लेबर से। राइट, ये बस एक आपको रिपोर्ट ध्यान में रखनी है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 की। मैंने आपको बताया इससे पहले 1881 में अधिनियम आया था और अब कब आ गया है? 1891 में। इन सनों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि बच्चों की फैक्ट्री में काम करने की अब कम से कम उम्र होगी 9 साल। 9 साल, पहले क्या थी? 7 साल, अब क्या करती? 9 साल। अच्छा, मैक्सिमम एज कितनी होगी? 14 साल। यानी कि 9 से 14 साल की उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। ठीक है, 9 साल से कम उम्र का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। दूसरा, इसने इस अधिनियम में क्या कहा गया? पहले क्या था? पहले बच्चों को 4 छुट्टियां मिलती थी महीने में। अब यह कहा गया कि जितने भी मजदूर काम करते हैं ना, सबको हफ्ते में 1 छुट्टी मिलेगी भाई, वीकली हॉलीडे, जैसे संडे का हो गया ना वैसे, तो सबको हफ्ते में 1 छुट्टी मिलेगी, यह भी प्रावधान डाल दिया। उसके बाद बच्चों का काम करने के जो घंटे थे वो घटाकर कितने कर दिए? 7 घंटे पर डे। यानी कि अब बच्चे मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं? तो बच्चे अब काम कर सकते हैं 7 घंटे पर डे। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद नेक्स्ट क्या था? महिलाएं जो थी, महिलाओं के लिए घंटे फिक्स कर दिए 11, कि महिलाएं जो हैं 11 घंटे से ऊपर जो है वो काम नहीं कर सकती। लेकिन जो मर्द थे उनके लिए सेम रहा कि भाई वो जितना 16 से 17 घंटे काम कर रहे हैं वो तो उतना ही करेंगे, लेकिन महिलाएं कितने घंटे काम करेंगे? सिर्फ 11 साल। ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर 1 छुट्टी तो आउट कर ही दी थी कि आप हफ्ते के अंदर जो है आप 1 छुट्टी जो है, एक जो रेस्ट है वो आप अपना ले सकते हो। ठीक है बच्चों, ये था 1891 का अधिनियम। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, 1881 और 1891 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है बच्चों, उसके बाद
ये जो दोनों फैक्ट्री एक्ट आए थे 1881 का और 1891 का, बहुत जरूरी बात यह है कि ये दोनों अधिनियम बागान जो थे ना, प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, वहां पर लागू नहीं होते थे। जितने भी मजदूर बागानों में काम करते थे उनके ऊपर लागू नहीं होते थे। इवन बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए तो ब्रिटिशर्स ऐसे कानून लेकर आए कि बागान के जो मजदूर थे उनकी हालत और खराब हो गई। ऐसे ऐसे कानून लेकर आए थे ये, राइट। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बागान के जो मजदूर थे, बागान के अंदर जो लेबर काम करती थी, उनके लिए सबसे पहले लेकर आए वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859। वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859। इसके अंदर क्या था बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें यह कहा कि अगर किसी भी मजदूर ने, ठीक है, प्लांटेशन मतलब होता है बागान, किसी भी मजदूर ने बागान में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मान लो, ठीक है, कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ब्रिटिशर्स के साथ कि जी मैं आपके बागान में मजदूरी करूंगा। तो अगर किसी ने काम कर ली, एक बार जो है साइन कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट, तो भैया वो रिफ्यूज नहीं कर सकता काम करने के लिए, यानी कि वो बागान में फिर काम करने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता, उसे काम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यहां पर क्या था कि एक तो हो गया मजदूर, एक हो गया बागान का मालिक, ठीक है, दोनों ने सेम क्राइम किया। कोई बोले अगर किसी मजदूर ने कोई क्राइम कर दिया तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चलेगी तो वो चलेगी क्रिमिनल ऑफेंस की। क्रिमिनल समझ गए ना, आपराधिक मामला चलेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर किसी बागान के मालिक ने वही गलती कर दी, सेम ऑफेंस कर दिया, तो उसके खिलाफ चलेगा सिविल परसूट, यानी कि दीवानी कार्रवाई। तो अब सोचो, यानी कि मजदूरों के ऊपर तो चलेगी कानूनी कार्रवाई, और जो मालिक है उसने भी अगर वही गलती कर दी तो उसे क्या मिलेगा, उसे उस पर चलेगी दीवानी कार्रवाई। तो सिविल सूट के अंदर, जो सिविल परसूट के अंदर क्या होता है, जेल वगैरह नहीं होती, बस जुर्माना लग जाता है, बस बात खत्म। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस अगर हो गया तो यहां पर भैया आपको जुर्माना भी लगेगा, आपको जेल भी होगी, 100 चीजें होंगी। तो आप सोच रहे हो वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कितना, कह सकते हो, बागान के जो मजदूर थे उनके लिए खतरनाक था, राइट। तो यानी कि अब यही बात थी कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों अलग अलग चला रहे हो भाई, ये इसका हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट था बहुत ज्यादा। उसके बाद जैसी 20वीं शताब्दी आई तो औद्योगिक क्रांति का असर यह हुआ कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू होने लग गए थे। ट्रेड यूनियंस, यानी कि मजदूरों ने क्या की थी, अपनी यूनियंस बनाना शुरू कर दिया था, राइट। वो फिर उनकी अपनी डिमांड आई, क्या क्या डिमांड आई भाई, हमें कंपनसेशन दो, है ना, हमें मुआवजा दो अगर कोई दुर्घटना घटती है तो, हमें भत्ते दो, ठीक है, हमें बोनस भी चाहिए, हमें त्योहारों की छुट्टियां भी चाहिए, है ना, वीकली हमें छुट्टियां तो मिल ही रही हैं, रेस्ट तो मिल ही रहे हैं, राइट। लेकिन जो बागान के जो वर्कर थे, बागान के अंदर जो काम कर रहे थे, उनके साथ तो भैया वही कहना, उनको तो गुलामी बना के रखा जा रहा था। जो भी डेवलपमेंट हुआ यहां पर वो किसका हुआ, जो फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन जो मजदूर जो है बागानों में काम कर रहे थे उनको क्या बना के रख दिया गया, सिर्फ वो तो सिर्फ जो है मतलब गुलाम बनाकर रख दिए गए, ठीक है बच्चों। उसके बाद व्हाइट डोमिनेंस का क्या मतलब है बच्चों, भी ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट मतलब क्या होगा, श्वेत। डोमिनेंस का मतलब क्या होगा, दबदबा। भाई आप समझ गए कि ब्रिटिशर्स ऐसा काम कर रहे थे कि भाई व्हाइट डोमिनेंस रहना चाहिए ब्रिटिशर्स इंडियंस के ऊपर। इवन आप सोचो, जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स जो थे वो बड़े बड़े भारतीय अधिकारियों तक से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, तो भैया वो आम आदमी से तो क्या ही बात करेंगे। इमेजिन करो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो बड़े बड़े भारतीय अधिकारी, आईएएस आईपीएस जो अधिकारी थे, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, तो आम जो भारतीय नागरिक थे उनसे तो कहां से बात करेंगे। ये बेसिकली रेशियल सुपेरिटी पे ध्यान रखते थे, नस्लीय, कि हम भी नस्लों में हम श्रेष्ठ हैं, हम गोरे हैं, तो हम तुमसे ज्यादा क्या है, हम तुमसे ज्यादा क्या है, जो सुपीरियर है, राइट। ये बेसिकली क्या करते थे, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, राइट। ये क्या कहते थे कि भाई एक ना रेशियल इन्फीरियर था इनके अंदर, रिलीजियस डिग्रेड थी कि नहीं तुम्हारा धर्म अलग है, तुम हमारे साथ बराबर बैठने के लायक नहीं हो। इस तरह से क्या करते थे, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, नस्लीय भेदभाव करते थे, जो कि आपको पब्लिक में भी देखा जा सकता था, सोशल लेवल पे भी देख सकते थे, पॉलिटिकल लेवल पर भी देख सकते थे। हर लेवल पर क्या होता था, हर लेवल पर जो यहां पर क्या किया जाता था, नस्लीय भेदभाव किया जाता था इंडियन लोगों के साथ, राइट। इवन अगर आप देखेंगे जो रेलवे कंपार्टमेंट्स होते थे,
रेल के जो डब्बे होते थे वहां पर भारतीयों, मतलब एसी जो फर्स्ट क्लास डब्बे होते थे उनमें भारतीयों को बैठना अलाउड नहीं था। वेटिंग रूम्स होते थे वो ब्रिटिशर्स के अलग होते थे, भारतीयों के अलग होते थे। होटलों के अंदर कुछ एक होटलों में इंडियंस को जाना अलाउड ही नहीं था। स्विमिंग पूल में इंडियंस नहीं नहा सकते थे, है ना। क्लबों में इंडियंस की एंट्री बंद थी। ये आपने चीजें कई बार फिल्मों में भी देखी होंगी ना, जो पुरानी फिल्में चलती थी। तो ये बिल्कुल सही बात था उस टाइम पे। ब्रिटिशर्स क्यों कर रहे थे ये सब? ब्रिटिशर्स का कहना यही था कि भैया हम क्या है, हम सुपीरियर हैं, हम वाइट डोमिनेंस हैं, राइट। अच्छा, कुछ एक जो है ना यूरोपियंस थे, उनका क्या विचार था इंडियंस के लिए? तो एक था क्लाइव। क्लाइव का मानना था कि भारतीय पशुवत धर्म वाले पशुवत लोग हैं। एक बंदा था चर्चिल। चर्चिल कहता था कि खरगोशों की तरह प्रजनन के लिए अकाल उनका अपना दोष था। सामान्य राय क्या थी? जनरल इंडियंस के बारे में क्या सोचते थे? कि भारतीयों को सपेरों की भूमि होती थी। कि भारतीयों को क्या कहा जाता था कि भारतीय इंडियन लैंड को, कि भैया ये क्या है, ये तो सपेरों की भूमि है। तो ये जनरल व्यूज थे, ठीक है, क्लाइव के, चर्चिल के, और जो आम जो लोग थे उनके ये व्यूज थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जानेंगे बच्चों ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल जो पॉलिसी थी उसके बारे में। कॉलोनियल पॉलिसी, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कॉलोनियल रूल। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात देखिए, ब्रिटिशर्स ने भारत पे कब्जा किया तो भारत ब्रिटिशर्स की क्या बन गई? एक कॉलोनी बन गई, ठीक है। उसके ब्रिटिशर्स ने यूएसए पे कब्जा किया तो यूएसए क्या बन गई? कॉलोनी बन गई। फ्रांस पे कब्जा किया तो फ्रांस क्या बन गई? कॉलोनी बन गई। इस तरह से, ठीक है, ये होता कॉलोनियल वर्ड, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने दो कॉलोनी बनाई, एक अफगानिस्तान, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, और एक है बर्मा। बर्मा मैं आपको बता चुका हूं, बर्मा का मतलब क्या हो गया? बर्मा का मतलब हो गया म्यांमार, ठीक है। तो अफगानिस्तान और बर्मा की कहानी अभी हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों अफगानिस्तान के बारे में। देखा कितना अच्छा फोटो है, वाह। अफगानिस्तान की आप एक झलक देखिए अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो भाई जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो नीति थी ना, बेसिकली भारत सरकार यानी कि उस टाइम पे इंग्लैंड की सरकार क्या चाहती थी कि हमारा विस्तार हो, हमारी जो विदेश नीति है उसका क्या हो? उसका विस्तार हो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? भारतीय पैसा, भारत के लोग, भारत की ही सामग्री को यूज किया। पैसा, आदमी और भारत की सामग्री सब यूज किया भारत का। किसके लिए? ताकि वो एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में क्या कर सके? वॉर कर सके, युद्ध कर सके। क्यों कर सके? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलोनी का क्या कर सके? विस्तार कर सके, अलग अलग देशों पे अपना कब्जा कर सके, राइट। हुआ क्या था बेसिकली, ब्रिटिशर्स को पता चला कि भी रशियन इन्वेजन हुआ है, ठीक है। जो रशिया है उसने जो है सेंट्रल एशिया पे क्या कर लिया है? कब्जा कर रहा है वो धीरे धीरे। तो इन्होंने कहा अगर रशिया कर रहा है तो हम क्यों पीछे हटें? तो इन्होंने क्या किया, अब यहां पे मैप पे समझना, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और ये जो एरिया है ना, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, याद है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो बोले हम इसके थ्रू क्या करेंगे? अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे, वहां से हम आगे ईरान, इराक, हम ऐसे आगे कब्जा करते चलेंगे। तो ये प्लान किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया, राइट। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने धीरे धीरे अफगानिस्तान की जो इंटरनल जो मैटर हुआ करते थे ना, वहां पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जैसे भारत में शुरू में आके कर रहे थे, ठीक है। वहां के लफड़ों में इन्होंने टांग अड़ाना शुरू कर दिया। एक वहां का राजा था दोस्त मोहम्मद खान। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद खान। बहुत ही एबल शासक था, बहुत ही बढ़िया शासक था ये अफगानिस्तान का, ठीक है। वहां पर अफगानिस्तान के अंदर ना शासक को बोलते थे आमिर। इस बात का ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में शासक को क्या बोलते थे? आमिर। क्लियर है? तो हुआ क्या, लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। क्लियर है इतनी बात? कब हमला किया? 1839 में। इसको क्या बोला गया? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध, जो कि चला है 1839 से 1842 के बीच में। और यहां पर क्या किया? इसको जीतने के बाद जो दोस्त मोहम्मद खान था, ठीक है, जो दोस्त मोहम्मद खान था, इसको इंडिया लाया गया और इसे गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अब दोस्त मोहम्मद खान की जगह अफगानिस्तान में किसे गद्दी पे बिठाया गया? शाह सूजा। किसे बिठाया गया? शाह सूजा, राइट, जो कि किसका दोस्त था? जो ब्रिटिशर्स का दोस्त था। इस जो पहला जो एंग्लो अफगान युद्ध था, इसके अंदर जो है ना अफगानिस्तान का भी और ब्रिटिशर्स का भी दोनों का नुकसान हुआ काफी। क्यों? क्योंकि दोनों के सिपाही मारे गए, लेकिन ज्यादा सिपाही मारे गए ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, जिसके अंदर कौन थे? जिसके अंदर इंडियन सोल्जर्स ही थे, जिसके अंदर कौन थे? भारतीय सिपाही थे। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोनों का जो है काफी नुकसान हुआ, लेकिन लास्ट में आके जीता कौन? तो लास्ट में आके ब्रिटिशर्स जीत गए थे, राइट। उसके बाद
जैसे ही अफगानिस्तान के लोगों को पता चला कि उनका जो राजा है दोस्त मोहम्मद, ठीक है, उनका जो आमिर है दोस्त मोहम्मद, उसको ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया है, तो बहुत सारे अफगानिस्तानी इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला कर दिया। राइट, 1878 में हमला कर दिया और यही क्या था, सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध। सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में। इसमें क्या हुआ, इसमें अफगानिस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स को बहुत सारी एक पॉलिटिकल अचीवमेंट्स मिली। एक तो यहां पर गंडामक की संधि हुई, ध्यान रखना, गंडामक की संधि। राइट, दूसरा ब्रिटिशर्स जो है अफगानिस्तान से पीछे हटना शुरू हो गए कि ठीक है हम वापसी जा रहे हैं। और जो अफगानिस्तान है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और यहां पर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूरंड लाइन। क्या बोलते हैं, ड्यूरंड रेखा। तो भैया ये उसी टाइम इसी संधि के तहत थी जो यहां पर लाइन खींची गई थी कि ड्यूरंड रेखा के नीचे कौन सा एरिया है, ब्रिटिशर्स का, और ऊपर किसका एरिया हो जाएगा, तो अफगानिस्तान का। ठीक है, तो ड्यूरंड रेखा भी इसी के दौरान जो है वो फाइनल की गई थी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद 1921 में फाइनली जो है अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद हो गया था, किससे, ब्रिटिशर्स से। ठीक है, और यहां पर एक नया एरिया बनाया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की स्थापना की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उसी के बाद इस एरिया में NWFP के अंदर क्या किया गया, टेलीग्राफ और रेलवे लाइन, टेलीग्राफ और रेलवे लाइन की यहां पर क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, अफगानिस्तान क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही सिंपल सी कहानी है, कोई ऐसे जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे बर्मा के बारे में। बर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। क्वेश्चन क्या बनता है कि बर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो बर्मा को वर्तमान में कहते हैं बच्चों म्यांमार। क्या कहेंगे, म्यांमार। तो ये भी क्या थी, एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। कैसे बनी उसके बारे में देखते हैं। देखिए, बर्मा का जो राजा था ना, बर्मा का जो राजा था, उसने असम पर लगातार 3 बार हमला किया। असम के अंदर उस टाइम पे था अहोम किंगडम, अहोम। इसके बारे में हम कभी पढ़ेंगे डिटेल में। असम के अंदर कौन सा वंश बैठा हुआ था, अहोम। ठीक है, तो जो बर्मा का राजा था उसने क्या किया, उसने 3 बार हमला किया असम पे, और फाइनली 1821 में आकर उसने क्या किया, असम के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, अब ये सब चीजें भाई बर्मीज जो बर्मा वाले थे उन्होंने क्या किया, अराकान, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, मणिपुर, बंगाल, बर्मा, ये सारे एरिया पे उन्होंने क्या किया, अपने बॉर्डर बना दिए। राइट, अब जैसे इसके बारे में ब्रिटिशर्स को पता चला तो वो क्यों शांत बैठेंगे भाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1824 से 26 के बीच में हमला कर दिया। 1824 से 26 के बीच में हमला कर दिया, कहां पर, बर्मा के ऊपर। यही क्या कहलाया, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध, जो कि कब से कब तक चला है, 1824 से 26 के बीच में। राइट, ब्रिटिशर्स इस युद्ध को जीत गए और लास्ट में आकर एक संधि साइन हुई। कौन सी संधि थी, यंदाबो की संधि। कौन सी थी, यंदाबो की संधि। क्लियर है, यंदाबो की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्यों हमला किया था, क्योंकि वो बर्मा के रास्ते होते हुए वो किसका व्यापार करना चाहते थे, टिम्बर का। टिम्बर जो लकड़ी आती है ना, उसका व्यापार करना चाहते थे। तो ये नहीं चाहते थे कि यार बीच में हम अपना व्यापार कर रहे हैं, बीच में ये बर्मा का राजा आ गया और ये जो है कठपुतली, सॉरी, ये जो है बीच में इंटरफेयर करे। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर हमला किया गया था। उस टाइम पर क्या हुआ भाई, जो उसी टाइम पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो बर्मीज किंगडम था, बर्मा का जो साम्राज्य था, वहां पर काफी सारे एरिया पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 1852 में बर्मा पे फिर से हमला कर दिया, और जो क्या कहलाया, सेकंड एंग्लो बर्मा युद्ध। सेकंड एंग्लो बर्मा युद्ध, जो कि कब हुआ, 1852 से 53 के बीच में। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ, बर्मा के अंदर जो तटीय राज्य थे, बर्मा मतलब म्यांमार के अंदर जो तटीय राज्य थे, उन पर किसने कब्जा कर लिया था, उन पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। क्लियर है बच्चों। जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स म्यांमार के अंदर कब्जा करने की कोशिश करे, उसी टाइम पे कौन आ गया, उसी टाइम पे फ्रेंच ने भी जो कुछ एक जो उत्तरी बर्मा वाला एरिया था, वहां पे कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया था। वो बेसिकली इसलिए कर लिया था ताकि वो जो है चाइना के साथ जो उनका व्यापार चल रहा है उसके ऊपर उनका कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि भाई जैसे ये हुआ तो ब्रिटिशर्स ने डिमांड करी किससे, बर्मा के राजा से, कि भाई तुम्हारा जो दरबार है ना, तुम्हारा जो दरबार है, उस दरबार के अंदर एक सीट रखो ब्रिटिश रेजिडेंट की। यानी कि तुम्हारे दरबार के अंदर, तुम्हारा दरबार जो मेंडले में लगता है, मेंडले, तुम्हारा दरबार जो मेंडले में लगता है, तुम्हारे दरबार के अंदर एक कौन बैठेगा, ब्रिटिशर बैठेगा। लेकिन बर्मा वालों ने क्या किया, बर्मा का राजा मना कर गया कि ना भैया, हम अपने दरबार में नहीं बिठाएंगे कि तुम्हारे किसी भी बंदे को।
यही कारण था कि क्या हुआ, तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ कब, 1885 में। तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ 1885 में, और यहां पर क्या किया गया, फाइनली बर्मा का जो एरिया था उसके पूरे के ऊपर किसका कब्जा हो गया, उस पूरे के ऊपर कब्जा हो गया बच्चों, किसका, ब्रिटिशर्स का, राइट। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि म्यांमार पर भी अब किसका कंट्रोल आ चुका है, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा का पूरा यूनिट, सारा का सारा टॉपिक जो वो होता है खत्म। 5 पार्ट्स में हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।